Hello everyone, I am back with another video and today's topic is crystal field splitting in tetrahedral and square planar complexes. अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके मेन फीचर्स देखे थे और ये देखा था कि क्या स्पेशल सीएफटी हमें बताती है। उसके बाद हमने क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल में देखा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। आज हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है यानी कि डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड की वजह से, वो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से होती है। तो एक छोटा सा प्रीकैप लेते हैं कि जब हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा था तो ऑक्टाहेड्रल में जो हमारी 5d की ऑर्बिटल होती हैं वो कैसे थी कि सबसे ऊपर थी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यानी कि जो ये जो दो ऑर्बिटल हैं जिसे हम ईजी सेट कहते हैं वो था ऊपर, यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा थी। और जो नीचे वाला सेट था वो था T2G सेट, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स वाला सेट। तो T2G नीचे था और EG वाला सेट ऊपर था। किससे, मतलब इनकी एनर्जी किससे कम ज्यादा है, जो हमारी स्प्लिटिंग हुई उसकी वजह से जो एनर्जी में चेंज आया उसकी वजह से इन दोनों की एनर्जी भी बढ़ी और आपस में कंपेयर करें तो EG की ज्यादा बढ़ी और T2G की कम बढ़ी। तो आज देखते हैं टेट्राहेड्रल में। जैसा कि हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, लेकिन जो टेट्राहेड्रल है उसमें कितने लिगेंड होते हैं, जो सेंट्रल मेटल है उसके चारों तरफ केवल 4 लिगेंड्स होते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें भी 4 लिगेंड्स ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे टेट्राहेड्रल में डी की स्प्लिटिंग होगी वैसे ही स्क्वायर प्लेनर में होगी, नहीं। स्क्वायर प्लेनर की सबसे अलग है, वो हम देखेंगे आगे कि कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो असल में हो क्या रहा है, जो हमारी टेट्राहेड्रल शेप होती है वो किस तरीके से होती है, ये दिस एंड दिस। यहाँ पर होता है सेंट्रल मेटल और ये लगे होते हैं चारों लिगेंड। टेट्राहेड्रल की खासियत क्या होती है कि जो चारों बॉन्ड है, यानी कि मेटल का लिगेंड से जो बॉन्ड है वो 4 है, 1 2 3 4, तो चारों ही इक्वल होते हैं, चारों ही बराबर होते हैं। ये होती है टेट्राहेड्रल की खासियत। अब टेट्राहेड्रल में क्या हुआ कि जब लिगेंड्स आ रहे हैं, यानी कि लिगेंड और मेटल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं, तो क्या होता है कि लगभग बराबर ही असर पड़ता है सारी डी ऑर्बिटल पर। लेकिन उसमें भी जो हमारी EG सेट है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और T2G की ज्यादा हो जाती है। किस तरीके से, अगर हम मान लें कि हमारी जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो है ये है हमारी 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो इससे यहाँ पर जो आएंगी वो आएंगी T2G और यहाँ पर जो आएंगी वो आएंगी EG। ये हुआ हमारा EG सेट, ये हुआ हमारा T2G सेट। ठीक है, तो T2G सेट में कौन कौन सी थी, DXY थी, DYZ थी और DZX थी। ऐसे ही यहाँ पर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली थी और DZ स्क्वायर। तो हुआ क्या, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट हो गया टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ था, EG ऊपर था और T2G नीचे था, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट हो गया कि T2G की एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ी और EG की एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी कम बढ़ी। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है all tetrahedral complexes are high spin, हमने पढ़ा है हाई स्पिन का मतलब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो सब के सब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लो स्पिन नहीं होता है। तो जो टेट्राहेड्रल है जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, ऐसा मतलब पेयरिंग नहीं कराएंगे हम, उसमें पेयरिंग करा रहे थे ऑक्टाहेड्रल में, इसमें पेयरिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि जो हमारी टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी है, जैसे हमने उसमें डेल्टा O माना था, तो ऐसे ही हम इसमें क्या मानते हैं, डेल्टा
टी। तो ये जो डेल्टा टी होती है ये ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन्स की को भरते हैं वो केवल सिंगल सिंगल भरते हैं, पेयरिंग नहीं कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी बात का जो मैंने कहा कि पेयरिंग नहीं होती है या फिर टेट्राहेड्रल में जो फिलिंग होती है वो किस तरीके से होती है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास किसी डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हमें उसकी फिलिंग करनी है और कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्राहेड्रल है। पहचानोगे कैसे, चार लिगैंड जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो D6 है तो हमें पता है ऊपर T2G है और नीचे EG है, ठीक है। ये T2G और EG, तो कैसे भरेंगे, 1 2, तीसरा यहाँ नहीं भरेंगे, यहाँ भरेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पेयरिंग नहीं करानी है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाले सारे ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि पेयरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो डेल्टा टी है वो ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद जो छठा आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद टेट्राहेड्रल में एक और बात है कि जो ये डेल्टा टी दिख रहा है हमें, ये कम होता है डेल्टा ओ से, यानी कि डेल्टा ओ ज्यादा होता है डेल्टा टी से। दोनों सेम ही बात है, कितना ज्यादा होता है, तो जो डेल्टा टी होता है वो बराबर होता है 0.45 डेल्टा ओके, 0.45 डेल्टा ओके। तो ये हुआ हमारा पूरा टेट्राहेड्रल का। ये चीज आपको याद रखनी है कि डेल्टा टी कितना होता है डेल्टा ओ के, और जो डेल्टा ओ होता है वो ज्यादा होता है डेल्टा टी से। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये सारे ही कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारा टेट्राहेड्रल, बहुत इजी है। अगर ऑक्टाहेड्रल समझा हुआ है तो टेट्राहेड्रल उसका जस्ट अपोजिट है। अब देखते हैं स्क्वायर प्लेनर, इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि टेट्रा और ऑक्टा जैसा ये बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहुत इजी है, आसानी से समझ आ जाएगा। देखो स्क्वायर प्लेनर शेप कैसी होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद इसकी शेप कैसी होती है, तो जैसे हमने ये बनाया और ये बनाया, तो ये है हमारी ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। अब मान लो ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। अब स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि अगर मैं ये जेड एक्सिस वाले दोनों लिगेंड को हटा दूं ऑक्टाहेड्रल की शेप से, तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर की शेप बनेगी। कौन से लिगेंड हटा रही हूँ ये बात याद रखना। अगर मैं ये जेड वाले जो लिगेंड्स हैं, मतलब जेड एक्सिस पे ये जो 2 लिगेंड्स लगे हुए होंगे, ये सब लिगेंड्स ही तो होंगे। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स है ना, तो अगर ये इसमें से ऑक्टाहेड्रल की शेप में से जेड एक्सिस वाले दोनों लिगेंड को हटा दूं, तब क्या होगा, तब हमारी शेप बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ये शेप, ठीक है। यहाँ वाले हमने हटा दिए, तो पॉइंट में नोट कर देती हूँ कि कौन से लिगेंड हटाए, जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स हटाए। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि जब इस शेप में यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आता है सेंट्रल मेटल के पास, तब क्या होता है कि जो जेड एक्सिस वाले, मतलब जो भी जेड एक्सिस वाली ऑर्बिटल होती हैं डी में, उन पर फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टेबल रहती हैं, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो एनर्जी किसकी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी एक्स वाई प्लेन वाली ऑर्बिटल्स की। ध्यान देना, किसकी बढ़ेगी, जो भी एक्स वाई ऑर्बिटल्स होंगी यानी कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही होंगी, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो जेड वाली होंगी उनकी एनर्जी कम रहेगी। तो होगा क्या कि जैसे मान लो ये है हमारी 5 ऑर्बिटल डी की, ये है हमारी 5 ऑर्बिटल डी की, तो अब इसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी, यानी बंटवारा कैसे होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर की, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी मतलब ये वाली ऑर्बिटल तो पूरी की पूरी एक्स और वाई एक्सिस पर ही लाई करती है। हमने पहली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में समझी भी थी कि डी ऑर्बिटल की जो शेप्स होती हैं, जो लोब्स होते हैं, वो कैसे कैसे लाई करती हैं। आप देखना, मैं लिंक भी दे दूंगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। उसके बाद नंबर आएगा डी एक्स वाई का, और फिर जो हमारी कम एनर्जी होंगी वो किसकी होंगी, डी जेड स्क्वायर की, और उसके बाद डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो इस तरीके से हमारा होगा स्क्वायर प्लेनर का बंटवारा। अब ये जो इसमें भी हमारी कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। अब ये डेल्टा एस डेल्टा ओ और डेल्टा टी से ज्यादा होती है या कम होती है, तो डेल्टा एस डेल्टा ओ से भी ज्यादा होती है, और डेल्टा ओ हमने पढ़ा डेल्टा टी से ज्यादा होता है। तो जो डेल्टा एस होता है वो कितना ज्यादा होता है, 1.3 डेल्टा ओ के बराबर होता है। तो अगर हम ऑर्डर देखेंगे इन तीनों एनर्जीज का, अगर हम तीनों एनर्जीज का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा होती है डेल्टा एस, उसके बाद होती है डेल्टा ओ, और फिर आती है हमारी डेल्टा टी। तो ये था हमारा स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग का वे। अब होता क्या है, मतलब हमने इसमें एक समराइज करके देख लेते हैं कि क्या हुआ कि जैसे ही मतलब हमने ऑक्टाहेड्रल में जैसे ही जेड एक्सिस वाले लिगेंड हटाए तो बन गया स्क्वायर प्लेनर, है ना। अब स्क्वायर प्लेनर में जब सेंट्रल मेटल के पास लिगेंड आता है तब क्या होता है कि जो जेड एक्सिस पे होंगी ऑर्बिटल उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी एनर्जी नहीं मतलब बढ़ेगी, उनकी एनर्जी स्टेबलाइज रहेगी, कम रहेगी कंपैरेटिवली, ठीक है। और फर्क किस पे पड़ेगा, किसकी एनर्जी बढ़ेगी लिगेंड के आने से, जो ऑर्बिटल एक्स और वाई प्लेन में होंगी, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, इन दोनों की एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, और जो भी जेड वाली हैं उनकी एनर्जी स्टेबलाइज रहेगी, वो ऑर्बिटल खुद को स्टेबल रखेंगी, लिगेंड आने से उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। अब देखो इन दोनों में, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि पहला तो आपको पता होना चाहिए, टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर है, EG नीचे है। ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर थी, T2G नीचे थी। टेट्राहेड्रल की खास बात क्या थी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा टी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से पेयरिंग नहीं हो पाती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं। तो सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद जो डेल्टा टी है वो ओ से कम होती है, और कितनी, 0.45 डेल्टा ओ के बराबर होती है। स्क्वायर प्लेनर में क्या खासियत थी, स्क्वायर प्लेनर में सबसे पहली वही कि आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ऊपर होगी, किसकी सबसे नीचे होगी। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जैसे हम ये दो ऑर्बिटल देख रहे हैं, दोनों जेड एक्सिस वाली हैं ये तीनों, तो इसमें क्या होता है, जनरली तो डी जेड स्क्वायर और इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, लेकिन जैसे प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, पीटी का कॉम्प्लेक्स है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसमें देखा गया है कि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इनसे भी नीचे आ जाती है। तो कुछ एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं, तो यही था इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर क्या होता है, डेल्टा एस की एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी कि स्क्वायर फील्ड में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद डेल्टा ओ एंड सबसे लेस डेल्टा टी। तो ये था टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।